हेलो स्टूडेंट्स। सो आज जो हम इस वीडियो में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है कैटल फार्मिंग। ये आपका इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का सेकेंड हाफ ऑफ द लेसन में से कवर हो रहा है। फर्स्ट हाफ में हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा है, सेकेंड हाफ में हमारा एनिमल हस्बेंड्री है। अब एनिमल हस्बेंड्री में हम एनिमल्स की केयरिंग, एनिमल्स की रेयरिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में हमने 4 टाइप्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री करनी है, जिसमें हमने फर्स्ट करनी है कैटल, फिर हम करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग, फिर हम करेंगे फिश, और फोर्थ वन हमारी होगी बी कीपिंग। तो इन चारों पे एक अलग अलग वीडियोस हैं। सबसे पहला जो वीडियो हम करने वाले हैं वो है अबाउट कैटल फार्मिंग। नाउ कैटल जो है, हमारे जो कैटल्स हमें काउ, बफेलोज, ये जो हम कैटल्स को पालते हैं, सबसे पहले तो अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, वी एज ह्यूमंस, हम अगर कोई काम करते हैं तो देयर हैज़ टू बी अ पर्पस। बिना पर्पस के हम काम नहीं करेंगे ना। तो कैटल फार्मिंग के पीछे हमारे पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड कैटल फार्मिंग। सबसे पहला जो कैटल फार्मिंग के पीछे पर्पस है, दैट इज़ मिल्क प्रोडक्शन। हम कैटल्स को पालते हैं मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए, फिर उस मिल्क को अलग अलग फॉर्म में यूज़ करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एंड देन उससे फार्मर्स मनी अर्न करते हैं। ठीक है, तो एक हमारा काम हो गया मिल्क प्रोडक्शन। सेकंड काम है इन कैटल्स को पालना एज दे फॉर द फार्म लेबर, यानी कि खेतों में काम कराना। अब खेतों में कैसे कैसे काम के लिए हम इनको पालते हैं। नाउ फार्मिंग में जो काम आते हैं आपके वो है टिलिंग, यानी कि प्लोइंग ऑफ द सॉइल। ठीक है, जो हल चलाने के लिए बैल की ज़रूरत होती है। फिर इरिगेशन के लिए भी जो वाटर निकालते हैं, पानी खेतों में सप्लाई करने के लिए, उसके लिए भी हमको इन एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती है। और थर्ड वन इज़ कार्टिंग, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। तो ये 3 मेन काम है जो फार्म में ज़रूरत है, और हम कैटल्स को इन कामों के लिए पालते हैं। इन जो फार्म में हम एनिमल्स कैटल्स को यूज़ करते हैं तो हम उनको बोलते हैं ड्रॉट, और जिनको हम मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं वी कॉल देम एज मिल्क एनिमल्स, मिल्क कैटल्स बोलते हैं। अब जो ड्रॉट एनिमल्स हैं बेसिकली वो सारे मेल्स हैं। मेल्स दे आर देयर टू वर्क इन द फील्ड्स, और जो फीमेल्स हैं उनसे हमारी मिल्क की प्रोडक्शन होती है। तो मिल्क एनिमल्स आर द मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स। हमारे यहाँ पर 2 चीज़ें क्लियर होगी, मिल्क और ड्रॉट। अब जो फीमेल्स हैं उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है उनके लैक्टेशन पीरियड में। यहाँ पर एक वर्ड जो आ रहा है वो आपको क्लियर करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड वो टाइम है जितने टाइम तक एक काऊ मिल्क देती है। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम और क्लियर करें तो काऊ मिल्क देना शुरू करती है आफ्टर द बर्थ ऑफ द काफ, या केटल्स, अगर हम यहाँ पे जनरलाइज स्टेटमेंट केटल्स के लिए करें तो केटल्स मिल्क देना शुरू करती हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ द काफ। फिर कुछ समय तक दे कीप गिविंग द मिल्क, बट कुछ टाइम के बाद उनकी मिल्क प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होती चली जाती है और फिर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट काफ पैदा होगा, फिर से मिल्क प्रोडक्शन शुरू होगी, और फिर कुछ समय तक मिल्क रहेगा। तो यानी कि काफ के बर्थ के बाद कितने टाइम तक एक कैटल मिल्क देती है वो कहलाता है उसका लैक्टेशन पीरियड। तो लैक्टेशन पीरियड को हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, इट्स द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ अ काफ। ठीक है, तो हमारे पर्पस यहाँ क्लियर हो गए कि हमको पालना है या तो मिल्क के लिए या फिर हमें फार्म लेबर के लिए करना है। तो अब चलिए लेने चलते हैं मार्केट में कि चलिए हम काउज या कैटल्स को लेके आएँ। अब कैटल्स की हमारे इंडियन में 2 स्पीशीज़ ऑफ कैटल्स हैं। ठीक है, एक है बॉस इंडिकस जिसमें आपकी काउज इंक्लूड होती हैं, और दूसरी स्पीशीज़ आपकी है बॉस विवालिस जिसमें आपकी बफेलोज इंक्लूड होती हैं। तो ये 2 मेन स्पीशीज़ हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट काउज, तो हम चलिए कुछ काउज की अच्छी ब्रीड्स यानी कि कुछ अच्छी नस्ल देखते हैं कि हमको किस तरह की काउज, 2-3 जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो हम देखते हैं। नाउ ब्रीड्स ऑफ काउज में
हम देखते हैं कि कुछ इंडियन ब्रीड्स हैं जो कि प्योरली इंडिजिनसली इंडियन ब्रीड्स हैं। ठीक है, इंडियन ब्रीड्स में आपकी आती है रेड सिंधी और साहिवाल, ये आपकी इंडियन ब्रीड्स हैं। ये आपकी कौन सी स्पीशीज़ के अंदर आती हैं? बॉस इंडिकस के अंदर। अब नेक्स्ट ब्रीड हम जो देखते हैं वो है एग्जॉटिक। एग्जॉटिक मतलब फॉरेन से जो आई हैं। ये जो आपकी दो फॉरेन की ब्रीड्स हैं वो है जर्सी और ब्राउन स्विस। शायद आपने नाम सुने भी होंगे। ठीक है, जर्सी काऊ का मिल्क है ऐसे कह के मार्केट में बिकता भी है। तो एग्जॉटिक जो ब्रीड्स हैं दैट इज़ जर्सी एंड ब्राउन स्विस, और ये जो है आपकी ये बॉस टॉरस के अंदर आती हैं। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दो नाम दे रखे हैं, बॉस इंडिकस और बॉस विवालिस। तो यहाँ पर जो आपको मेन चीज़ पे फोकस करना है कि आपकी दो इंडियन ब्रीड्स हैं, रेड सिंधी और साहिवाल, और दो एग्जॉटिक ब्रीड्स के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपके, जर्सी और ब्राउन स्विस। अब हमें चूज़ करना है कि हमें कौन सी काऊ चाहिए, तो हमें उनकी कुछ क्वालिटीज़ पता होनी चाहिए। तो जो एग्जॉटिक क्वालिटीज़, जो एग्जॉटिक काउज हैं उनकी क्या क्वालिटी है कि उनका लैक्टेशन पीरियड काफ़ी लंबा है, मीन्स दे गिव मिल्क फॉर अ लॉन्गर टाइम। काफ के बर्थ के बाद ये ज़्यादा समय तक मिल्क प्रोड्यूस कर सकती हैं। लेकिन जो इंडियन ब्रीड्स की काऊ है, अब वो इंडियन ब्रीड्स की काऊ है, नाम ध्यान से सुनिए कि वो इंडियन ब्रीड्स की काऊ है, मतलब वो इंडियन क्लाइमेट के और इंडियन वेदर कंडीशंस के, इंडियन ज्योग्राफी इकोलॉजी इससे एडजस्टेड है ना। तो यहाँ पर अगर ये ऑलरेडी रह रही हैं तो ये यहाँ की क्या होंगी? ये यहाँ की डिजीज़ रेजिस्टेंट होंगी। तो हम अब इसको चूज़ करते हैं। डिजीज़ रेजिस्टेंट चाहिए तो इंडियन ब्रीड की तरफ जाएंगे, रेड सिंधी और साहिवाल लेंगे। अगर हमें लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड वाली कैटल्स चाहिए तो हम एग्जॉटिक की तरफ जाएंगे और लेंगे जर्सी और ब्राउन स्विस। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अगर हमें दोनों क्वालिटी चाहिए कि हमारा लैक्टेशन पीरियड भी अच्छा हो काऊ का और डिजीज़ रेजिस्टेंट भी हो, तो फिर हम इसकी क्या करेंगे? इनकी हम करेंगे क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग करवा करके बिटवीन काउज हमको ऐसी वेराइटीज़ डेवलप कर सकते हैं जिनका लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड हो या जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो। ठीक है, तो ये हमारा ब्रीड्स भी हमने सेलेक्ट कर ली अपने हिसाब से कि क्या करनी है। तो हमने क्या क्या कर लिया? हमने डिस्कस कर लिया कि हमारा काऊ का पर्पस क्या है या कैटल्स का पर्पस क्या है और हमें उनकी कौन सी स्पीशीज़ लेनी है। अब हम स्पीशीज़ ले आए तो चलिए अब उसकी केयर करेंगे, देख रेख करेंगे। तो देख रेख में सबसे पहला है हमारा उसको फूड प्रोवाइड करना। ठीक है, सभी पेट्स नीड फूड, तो हमें उसको फूड प्रोवाइड करना है। अब फूड हमें क्यों देना है काऊ को, तभी हम सोचेंगे ना कि हमें किस तरह का फूड देना है। पहले हमें पर्पस क्लियर होना चाहिए कि हमें काऊ को फूड क्यों देना है। काऊ को फूड हमने इसलिए देना है ताकि उसकी हेल्दी लाइफ रहे, और दूसरा पर्पस हमारा क्या है कि उसकी मिल्क प्रोडक्शन अच्छी हो जाए। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमारे पास जो काऊ कैटल्स को देने वाले फूड हैं वो इंक्लूड करते हैं रफेज, कॉन्सेंट्रेट्स और फूड एडिटिव्स। रफेज में आते हैं आपके सारे फाइबर्स। कॉन्सेंट्रेट्स जो आपको रफेज के साथ साथ दिया जाता है, मतलब रफेज में क्या है, आपके सारे फाइबर्स हैं। जैसे आप ग्रीन लीव्स देते हैं, ड्राई हस्क केटल्स को दिया जाता है, वो सारा इंक्लूड होता है आपका रफेज में। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी जो आप फूड में उनको साथ में देते हैं दैट इज़ कंसनट्रेट्स। कंसनट्रेट्स मीन्स उनमें प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी होगी, मीन्स दैट फूड विच इज़ रिच इन प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिएंट्स। अब रफेज भी हो गया, प्रोटीन न्यूट्रिएंट भी हो गया, इसके साथ साथ उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए जो हम उनको प्रोवाइड करते हैं, और वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम डाल रहे हैं उनको खाने के लिए दे रहे हैं वो आते हैं आपके फूड एडिटिव्स के कैटेगरी के अंदर। तो हमने क्या करा, फूड भी डिस्कस कर लिया कि भाई इफ़ वी आर कीपिंग अ केटल व्हाट टाइप ऑफ फूड शुड बी गिवन। नेक्स्ट आता है उसकी केयर करना, हमने उसकी केयर करनी है। तो केयरिंग कैसे करेंगे? केयरिंग करने के लिए सबसे पहले तो हम उसको खुद को उसकी पर्सनल हाइजीन पर ध्यान रखेंगे, उसको टाइम टू टाइम क्लीन करेंगे, ब्रशिंग करेंगे, बेदिंग कराएंगे। ठीक है, क्लीनिंग, ब्रशिंग, बेदिंग ये उसकी पर्सनल केयर हो गई। इसके साथ साथ उसका जो शेल्टर है वो कैसा होना चाहिए, जो उसका रहने की जगह बन रही है, काऊ का जो शेड बन रहा है
वो कैसा बनना चाहिए? इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई दबी हुई जगह में बन रहा है जहाँ धूप छाँव रोशनी हवा की क्रॉसिंग नहीं है, वो इट विल बी नॉट सूटेबल फॉर केटल्स। वेल वेंटिलेटेड नहीं होगा तो वहाँ जर्म्स पैदा होने के चांसेस बढ़ेंगे, इन्फेक्शंस फैलने के चांसेस बढ़ेंगे। तो इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड। फ्लोर हमेशा क्लीन रखना होगा, क्योंकि काउज दे आर इनटू द हैबिट ऑफ डंग एंड यूरिन, उनका काफ़ी फ्रिक्वेंट रहता है, तो उनका फ्लोर क्लीन रखना है। अब क्लीनिंग हर टाइम इज़ नॉट पॉसिबल, सो उसके लिए फ्लोर्स को थोड़ा स्लोपी बनाकर रखा जाता है, जिससे कि उनका काउ डंग और यूरिन साथ के साथ स्लिप होकर के ऑटोमेटिकली क्लीनिंग रहे कुछ ना कुछ, ठीक है। सो ये तो डिस्कस कर लिया हमने कि हमने उनको केयर कैसे करनी है। अभी केयर के बाद हम उनके कुछ डिजीज़ेस के बारे में भी बात करेंगे, जो मोस्ट ऑफ द टाइम उनको डिजीज़ेस हो जाता है। अब अगर किसी केटल को डिजीज़ हो जाए तो उसके नुकसान क्या हैं? उसके नुकसान है कि उसकी मिल्क की प्रोडक्शन कम हो जाएगी या फिर उस केटल की डेथ हो जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों से हमें उसको बचाना है, यानी कि हमको उनको डिजीज़ से बचाना है। अब डिजीज़ से बचाने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इनको कैसी कैसी डिजीज़ हो जाती हैं, तभी हम इनको बचा पाएंगे। तो चलिए हम डिजीज़ की कुछ कैटेगरीज देखते हैं। डिजीज़ इनके होते हैं पैरासाइटिक डिजीज़, या तो इनकी बॉडी में पैरासाइट्स होंगे या हो जाएगा इनको कोई इन्फेक्शन। इन्फेक्शियस डिजीज़ भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक डिजीज़ भी हो सकते हैं। अब पैरासाइटिक डिजीज़ कौन से होते हैं, मतलब पैरासाइट्स कौन से होते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। पैरासाइट्स कौन होते हैं? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे की बॉडी के ऊपर या दूसरे की बॉडी के अंदर रहते हैं और वहाँ से अपना खाना लेते हैं। मतलब किसी होस्ट के ऊपर या किसी होस्ट के अंदर रहते हैं और वहाँ से अपना ये खाना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो केटल्स में भी एक्सटर्नल पैरासाइट्स भी हैं और इंटरनल पैरासाइट्स भी हैं। अगर हम केटल्स के एक्सटर्नल पैरासाइट्स की बात करें तो उनके ऊपर टिक्स और फ्लीज रह सकते हैं, जो कि उनके स्किन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उनको रिमूव करना ज़रूरी है। और अगर हम इंटरनल पैरासाइट्स की बात करें उनके अंदर, बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर दो तरह के पैरासाइट्स रह सकते हैं, वॉर्म्स एंड फ्लूक्स। वॉर्म्स पेट में कीड़े जिनको बोला जाता है, ठीक है। वॉर्म्स दे अफेक्ट द स्टमक एंड दे ऑल्सो अफेक्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन, जबकि फ्लूक जो है वो लीवर को अफेक्ट करता है। तो ये तो बात कर ली हमने इनके पैरासाइट्स के, जो इनके पैरासाइट जो इनकी बॉडी में है। दूसरी तरह के डिजीजेज जो इनको हो सकते हैं वो हो सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस, जो बैक्टीरिया से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है इनको, और इनको वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है ना। ये आपको लास्ट ईयर से आपने 8th क्लास में पढ़े हुए हैं ये सब। बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन का नाम है एंथ्रैक्स और वायरल से होने वाले इन्फेक्शन का नाम है फुट एंड माउथ डिजीजेस। तो ये कुछ तरह के इनके डिजीजेस हैं। अब इन डिजीजेस से हमें इनको बचाना है, यानी कि हमें करना है कंट्रोल ऑफ डिजीजेस। तो वो कैसे करेंगे? अगर हमको अपने केटल्स के डिजीज़ कंट्रोल करने हैं तो सबसे पहले हमें इनको वैक्सीनेशन करवाना है। जो भी आपके बैक्टीरियल या वायरल जो भी वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं, द केटल्स शुड बी वैक्सीनेटेड। फिर सेकेंड स्टेप, अगर हमें इनको डिजीज़ से बचाना है तो हमें हाइजीन मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो देन दे विल गेट इन्फेक्शियस वेरी इजीली। और फिर फाइनली अगर किसी को फिर भी बीमारी हो जाती है तो द बेस्ट थिंग इज़ आइसोलेशन। कीप देम इन आइसोलेशन। उस केटल को अलग कर दो ग्रुप से, जिससे कि वो इन्फेक्शन फैले नहीं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर केटल फार्मिंग। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल और आपको समझ में आया होगा। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, डू रीड योर NCERT. Happy learning. Stay blessed. God bless you all.